बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर विद WB। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ऑडिफस रेक्स, जो कि है क्लासिकल ड्रामा का चैप्टर नंबर 3। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑडिफस रेक्स के जो राइटर हैं उसकी बात कर लेते हैं, जो कि हैं सोफोक्लेस। सोफोक्लेस की जो बायोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, और अगर इसका एक सेपरेट से क्वेश्चन बनता है तो आपको इसको लॉन्ग ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इसकी समरी वगैरह आ जाती है या ऑडिफस के बारे में कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं, तो आप जो है वो सिर्फ राइटर के बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे, ठीक है, कि वो कहाँ पर पैदा हुए, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स और डेथ वगैरह के बारे में आप उसको डिस्कस करेंगे। और वो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट से स्लाइड जो है वो रेडी की है, बट मैं सोफोक्लेस की लाइफ को डिटेल से भी डिस्कस कर देती हूँ ताकि अगर ये सेपरेट से आए तो आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। सबसे पहले हम इनके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जो सोफोक्लेस हैं वो ग्रीक लिटरेचर के बहुत फेमस राइटर हैं, और ये अपनी ग्रेट ट्रेजेडीज़ की वजह से माने जाते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती, लेकिन अपने कामों की वजह से, जो इनका वर्क था लिटरेरी वर्क, उसकी वजह से दुनिया भर में इनको एडमायर किया जाता है और इनकी जो प्लेस हैं वो पढ़ाए भी जाते हैं। बर्थ एंड अर्ली लाइफ की बात करें तो जो सोफोक्लेस हैं वो पैदा हुए थे 496 BC में कॉलन्स में, जो कि एथेंस का एक पीसफुल टाउन है। सोफोक्लेस कॉलन्स के बारे में अपने प्लेस में बहुत ज़्यादा बताते हैं ब्यूटी, पीस और इसकी हैप्पीनेस के बारे में। इनकी अपनी बर्थ प्लेस के साथ बहुत एक इमोशनल अटैचमेंट है। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम जो एथेंस है वो ग्रीक कल्चर, पॉलिटिक्स और आर्ट्स का एक सेंटर बन गया था। इनके जो फादर थे उनकी बहुत कोशिश थी कि उनका बेटा जो है वो एक अच्छी एजुकेशन हासिल करे, जिसकी वजह से इनको हेल्प मिली। इन्होंने लिटरेरी टैलेंट हासिल किया, लाइक प्लेस वगैरह लिखना शुरू किए। पर्सनल लाइफ और कैरेक्टर की बात करें, सोफोक्लेस ने एक बहुत पीसफुल और एक स्टेबल लाइफ गुजारी है, और इन्होंने अपने प्लेस में सफरिंग, पेन और ह्यूमन मिजरी के बारे में बहुत ज़्यादा बात की है। इनकी फैमिली लाइफ के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी फैमिली ने बहुत पीसफुल लाइफ गुजारी, और कुछ कहते हैं कि कुछ उसके ऑपोजिट बात करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी इस ग्रेट राइटर की जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। अगर हम इनके लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो जो सोफोक्लेस हैं इन्होंने टोटल 123 प्लेस लिखे, लेकिन जो ज़्यादातर हैं वो ओवर टाइम लॉस्ट हो गए हैं। सिर्फ 7 ही हैं जिन्होंने सरवाइव किया है, और उनमें जो है वो ऑडिफस रेक्स भी इनका एक प्ले है जिसमें इलेक्ट्रा, एजेक्स, एंटीगोन, ठीक है, और ये बाकी भी यहाँ पर मेंशन है। इन्होंने अपने प्लेस में थेबियन लेजेंड्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात की है, जो कि एंशियंट टाइम में थीबस जो है ना, थीब्स जो है वो सिटी है ग्रीक का, ठीक है, और आप ये कह लें कि स्टेट सिटी था, वो ग्रीक का स्टेट सिटी था। तो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को स्टोरीज मिलती हैं। थीव्स को बहुत ज़्यादा इन्होंने डिस्कस किया है अपने प्लेस में। इन्होंने ड्रामेटिक टेक्निक्स के बारे में भी बुक्स लिखी हैं, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सकें। अगर हम इनकी सक्सेस की बात करें कि इनके जो ड्रामा जो थे वो फेस्टिवल्स के लिहाज से किस तरह से सक्सेसफुल थे, जो सोफोक्लेस थे उन्होंने 50 ईयर्स हैं वो एक लीड रोल के तौर पे या लीडिंग फिगर के तौर पे ग्रीक में काम किया है एज अ ड्रामा टेस्ट। ये जो थे वो एक रेगुलर पार्टिसिपेंट थे जो कि फेस्टिवल वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे, और फेस्टिवल के बारे में हम लोग लास्ट वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। जो डायनासिस के लिए फेस्टिवल वगैरह जो थे वो किए जाते थे, फेस्टिवल्स रखे जाते थे, उनमें जो थे वो ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, और उनमें सोफोक्लेस जो थे वो पार्टिसिपेट भी किया करते थे। और इन ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइजेस विन किए हैं, लाइक फिर पहले नंबर पे आते रहे हैं, लेकिन कभी भी दूसरे नंबर से कभी भी नीचे नहीं आए। लाइक इनकी या तो फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन बनती थी, इससे नीचे ये कभी नहीं आए। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिलेशनशिप विद अदर ग्रीक ट्रेजेडियंस। सबसे पहले हमारे पास है एस्क्लस। एस्क्लस जो थे वो सोफोक्लेस से बड़े थे, सोफोक्लेस की पैदाइश से पहले आए थे, और ये जो है वो कंसिडर किए जाते हैं ग्रीक ट्रेजेडी के फाउंडर। उसके बाद सोफोक्लेस की बात करें तो इम्प्रूव्ड एंड परफेक्ट द आर्ट ऑफ ट्रेजेडी। इन्होंने इम्प्रूव किया है ट्रेजेडी को, ठीक है, और ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन्स भी बहुत ज़्यादा जीते। एस्क्लस और यूरिपिडेस से ज़्यादा इन्होंने कॉम्पिटिशन्स को विन किया। उसके बाद थर्ड नंबर पे है यूरिपिडेस। यूरिपिडेस जो हैं ये यंगर थे सोफोक्लेस से, लेकिन ये दोनों कॉन्टेम्परेरी थे। कॉन्टेम्परेरी होता है कि दोनों जो थे वो सेम एज में इन्होंने सर्वाइव किया, ठीक है, इन दोनों का जो इरा था वो सेम था, इसको कहते हैं कॉन्टेम्परेरी। अनदर मेजर ट्रेजिडियन ऑफ एंशियंट ग्रीस, ये भी दूसरे मेजर एंशियंट ट्रेजिडियन माने जाते हैं। सोफोक्लेस की बार बार ये जब कॉम्पिटिशन्स में विन करते थे तो एस्क्लस काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए थे। उसके बाद हमारे पास है रोल इन पब्लिक लाइफ एंड पॉलिटिक्स।
सोफोक्लेस जो थे वो सिर्फ एक राइटर नहीं थे बल्कि एक एक्टिव सिटीजन भी थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रोल्स को भी प्ले किया। इसके अलावा इन्होंने स्टेट को भी सर्व किया। इन्होंने वर्क भी किया एज अ डिप्लोमेट और इलेक्टेड एज अ जनरल ट्वाइस, और जनरल के तौर पर इलेक्ट भी हुए 2 दफ़ा। इन्होंने एथेंस को डिफेंड भी किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। रिलीजियस रोल की बात करें तो ये जो थे एक लोकल डाइटी की वर्शिप करते थे। डाइटी कहते हैं गॉड या गॉडेसेस को, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये तो थे वो एक लोकल गॉड की ही इबादत करते थे। आई डोंट नो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है। और रिलीजियस ड्यूटीज़ जो हैं वो भी इन्होंने परफॉर्म की हैं एज अ प्रीस्ट। रेपुटेशन की बात करें इनके जो कंटेम्परेरीज थे उनके साथ, तो जो सोफोक्लीज हैं एथेंस के लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल रहे हैं सोफोक्लीज। ये एडमायर किए जाते थे अपने बैलेंस और कामनेस की वजह से, विजडम और डिग्निटी की वजह से, ब्यूटीफुल एंड फ्लुएंट लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सीलेंसी थी इनके वर्क में, इसलिए इनको ट्रेजिक होमर के नाम से भी बुलाया जाता था। अगर इनकी कंट्रीब्यूशन देखें हम लोग ग्रीक ड्रामा में, जो इनकी प्लॉट कंस्ट्रक्शन होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। इनका जो प्लॉट होता था वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होता था। उसके बाद कोरस जो था वो इनके प्ले में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता था। इमोशनल पावर्स बहुत ज़्यादा इनके प्लेज में हम लोगों को देखने को मिलती हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो थे वो शो करवाते थे अपने प्लेज में। इन्होंने अपनी राइटिंग में पोइटिक लैंग्वेज का भी यूज़ किया जो कि इनकी राइटिंग को और ज़्यादा ब्यूटीफुल करता है। इसके अलावा एंड ऑफ ट्रायोलॉजी प्रैक्टिस, ट्रायोलॉजी जो है इन्होंने ख़त्म कर दिया कि जो कनेक्टेड प्ले होते थे ना, जो हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था ट्रायोलॉजीज के बारे में, कि 3 बैक टू बैक प्लेज जो थे वो होते थे कनेक्टेड प्लेज। इन्होंने जो है इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया थर्ड एक्टर को। इसके अलावा इन्होंने थर्ड एक्टर को भी इंट्रोड्यूस करवाया जो कि अलाउ करता था कि जो प्लॉट है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता था। इसके अलावा जो करेक्टर्स की इंटरेक्शंस होती थी वो ज़्यादा बेटर हो जाती थी और डीप साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन मिलती है हम लोगों को। थीम्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को मिलता है ह्यूमन हेल्पलेसनेस। इस थीम में वो ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होती। कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि ह्यूमंस की लाइफ में इफेक्ट करते हैं, जो कि वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। उसके बाद फेट एंड डेस्टिनी। फेट जो है वो भी इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फेट जो है अगर इंसान की अच्छी है तो वो किसी भी ट्रेजेडी से बच सकता है, लेकिन अगर फेट अच्छी नहीं है, फेट किस्मत अगर साथ नहीं दे रही, तो अच्छा वाला इंसान, खुशहाल इंसान भी जो है वो ट्रेजेडी की तरफ जा सकता है। डेंजर्स ऑफ प्राइड, इन्होंने एक्सेसिव प्राइड के बारे में भी बात की है कि जब इंसान में बहुत ज़्यादा प्राइड आ जाता है तो वो डाउनफॉल की तरफ ही जाता है। एक्सेसिव प्राइड जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव प्राइड जब होता है वो सिर्फ जो गॉड्स हैं उनके एंगर को ही दावत देता है, कि गुस्सा दिला देता है गॉड्स को। ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका जब हम लोगों ने ग्रीक राइटर्स के बारे में डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने इनके पॉइंट ऑफ व्यू देखे थे और वहाँ पर भी ये बात मैंने डिस्कस की थी कि इनका ये कहना था कि अगर इंसान एक काम कर रहा है ना तो वो उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले। ठीक है, कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो सारे के सारे मैं ही बेयर करूँगा, वो अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज हों या वो बुरे कॉन्सिक्वेंसेज हों, इसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ही है। तो ये जो है वो यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होता है इंसान अपनी लाइफ के, जो भी एक्शंस वो परफॉर्म करता है अपनी लाइफ में, इंसान को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। डेथ की अगर हम लोग बात करें तो जो सोफोक्लिस की डेथ हुई है वो हुई है 406 BC में, और इन्होंने एक रिस्पेक्टफुल लाइफ गुजारी। ये जो एथेंस और स्पार्टा के दरमियान एक जंग हुई थी, एक वॉर हुई थी, उस वॉर से 2 ईयर्स पहले इनकी डेथ हुई थी। और उस वॉर के बाद जो एथेंस जो था वो एक हिसाब से आप ये कह लें कि उसका कल्चरली और उसका जो पॉलिटिकली उसकी एक डोमिनेंस थी वो ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट बायोग्राफी भी सोफोक्लिस की ऐड कर दी है, आप इसको भी रीड आउट कर लीजिएगा। ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर दी हैं। अगर आपको सिर्फ समरी आती है ऑडिफस टेक्स्ट की या फिर थीम्स वगैरह आते हैं या आपको करेक्टराइजेशन के बारे में कहा जाता है कि ऑडिफस टेक्स्ट में करेक्टराइजेशन करें, तो ये चीज़ आप लाजमी याद रखें कि आपने राइटर को ज़रूर डिस्कस करना होता है। चंद लाइंस ही लिखें, लेकिन राइटर को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी किसी प्ले के बारे में कुछ भी डिस्कस करना है। कुछ भी, कोई भी प्ले का पार्ट हो सकता है, लेकिन राइटर का पार्ट सबसे पहले आता है। तो आप सबसे पहले बायोग्राफी और सोफोक्लिस इसके जो है वो हेडिंग देंगे, या फिर आप राइटर ऑफ द प्ले उसकी आप हेडिंग देंगे और उसके बाद आप नीचे सोफोक्लिस का नाम लिखेंगे एंड देन आप उसकी बायोग्राफी लिखेंगे। बट बायोग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी ये शॉर्ट बायोग्राफी भी दे दी है, इसको भी रीड आउट कर लीजिएगा। और जो मैंने आपको जो है पूरा लेक्चर तो उस पर भी दे ही दिया है। उसके बाद हम लोग जो है वो आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक पे, जो कि है ऑडिफस रेक्स। और इसमें सबसे पहले कोई भी आप प्ले रीड करते हो,
आप ड्रामा रीड करते हो, वट एवर यू आर रीडिंग, सबसे पहले आप उसकी कैरेक्टराइजेशन देखते हो कि इसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं। जब आप कैरेक्टराइजेशन कर लेते हो, जब आप करेक्टर्स को समझ लेते हो, तो स्टोरी को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सो यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग कैरेक्टराइजेशन देखते हैं। ऑडिफस रेक्स में कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं, उनका क्या रोल है, उन्होंने कैसे कैसे रोल को प्ले किया। सबसे पहले हमारे पास है ऑडिफस। ऑडिफस जो है ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है, द ट्रेजिक हीरो है इस प्ले का। ऑडिफस जो है ये किंग है थीब्स का, ठीक है, और एक सेंट्रल कैरेक्टर है इस प्ले का। ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ब्रेव है, डिटरमाइंड है, और इसने एक दफा थीव्स को बचाया था स्फिनिक्स की एक रिडल को सॉल्व करके। स्फिनिक्स जो था वो एक हिसाब से आप ये कह लें कि मॉन्स्टर था, और वो ना रिडल पूछा करता था, और जो जवाब नहीं देता था उसके रिडल का, वो उसको कत्ल कर देता था, उसको मार देता था। ऑडिफस ने थीव्स को बचाया था उस रिडल को सॉल्व करके, ठीक है, जो कि इसकी विजडम और करेज वगैरह को शो करता है। ये अपनी जो इसका किंगडम था ना थीब्स, उसके लोगों की बहुत ज़्यादा ये केयर करता था और उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया करता था। एक वबा फैली थी उस टाइम में, ठीक है, और वहाँ से भी उन लोगों को बचाने के लिए से जो हो सका उसने वो किया। लेकिन ये था कि इसमें बहुत ज़्यादा प्राउड था, ये बहुत स्टबर्न था, और बहुत जल्दी इसको गुस्सा आ जाता था। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है जोकास्टा का। तो जो जोकास्टा है ये क्वीन है थीब्स की, ठीक है, जो कि ऑडिफस की वाइफ है, ऑडिफस की वाइफ है, बट ये अननोनली इसकी मदर है, ठीक है, ऑडिफस की मदर है। बट क्योंकि प्रोफेसी ऑलरेडी हो चुकी थी कि जो ऑडिफस है वो अपनी मदर से शादी करेगा, अपने फादर को किल करेगा और अपनी मदर से शादी करेगा। होता ये सब कुछ बेदहानी में है, उनके कम नॉलेज की वजह से अननोनली होता है। उनको नहीं पता होता कि ऑडिफस को भी नहीं पता होता, जोकास्टा का भी नहीं पता होता कि ये मेरा बेटा है, लेकिन अननोनली जो है ये जब स्टोरी पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी। बट ये है कि ये जो है वो इसकी असल में इसकी मदर है, ठीक है, लाइक इसकी बायोलॉजिकल मदर है, लेकिन इसकी वाइफ भी है, ठीक हो गया। ये जो है वो बहुत लविंग होती है, केयरिंग होती है और प्रैक्टिकल होती है। हमेशा ये ऑडिफस को बहुत काम करने की कोशिश करती है कि तुम्हें जो है वो अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। जब भी वो अपसेट होता है तो वो कोशिश करती है कि मतलब उसको ठंडा करने की कोशिश करती है। और जब ये सब कुछ चल रहा होता है ना कि सच्चाई को जानने के लिए ऑडिफस जो है वो अपनी आइडेंटिटी को जानने की कोशिश कर रहा होता है, तो जोकास्टा को समझ आ चुकी होती है कि क्या होने वाला है, ठीक है, और वो जो है वो कहती है ऑडिफस से कि तुम जो है वो इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर दो, तुम्हें आगे इन्वेस्टिगेशन करवाने की जरूरत नहीं है। बट ऑडिफस जो है वो उसको मना कर देता है, वो कहता है जब तक मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर लेता तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ये होता है कि जब सब कुछ सामने खुल के आ जाता है ना एट द एंड ऑफ द प्ले, तो जो जोकास्टा है वो खुद को हैंग कर लेती है, सुसाइड कर लेती है कि अब मतलब हम मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है ना, तो वो सुसाइड कर लेती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड कैरेक्टर है क्रियन का। जो क्रियन है वो जोकास्टा का ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर है और ऑडिफस का ब्रदर इन लॉ हुआ। ये बहुत काम और रिस्पॉन्सिबल, लॉयल, वाइस किस्म का इंसान है, और एट द एंड ऑफ द प्ले ये जो है थीब्स का रूलर बन जाता है और ऑडिफस को उसके किए की सजा भी देता है। बट ये है कि उसके साथ फिर भी वो सिंपैथी ही शो करवाता है, लेकिन फिर भी वो फेयर रहता है उसके साथ। उसके बाद हमारे पास है टाइरिसियस। टाइरिसियस जो है वो एक ब्लाइंड प्रॉफिट है अपोलो का, ठीक है। अपोलो जो है इट्स अ गॉड, ओके, गॉड है जो कि प्रोफेसी के बारे में बताता है कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। ये अब क्लियर हो गया होगा आपको कि अपोलो जो है वो गॉड है और उसका वो प्रॉफिट है, ब्लाइंड प्रॉफिट है, जो कि प्रोफेसी करता है। टाइरिसियस जो है ये प्रोफेसीज करता है कि मतलब उनको फ्यूचर के बारे में बताता है। प्रोफेसी का ये मतलब होता है कि आपको आपके फ्यूचर के बारे में आगाह करना है कि आपका फ्यूचर कैसा है, ठीक है। और ये जो है ये फिजिकली ब्लाइंड है, लेकिन इसको स्पिरिचुअली नजर आता है, लाइक कि दूसरों के सच्चाई को देख लेता है, लेकिन ये आंखों से वैसे इसको नहीं नजर आता, ब्लाइंड है, लेकिन ये दूसरों के सच्चाई को देख लेता है। ये बहुत ज्यादा वाइस था, ट्रुथफुल था और करेजियस था। इसके बाद हमारे पास है लेस का कैरेक्टर। लेस जो है ये थीब्स का फॉर्मर किंग था, ठीक है, ऑडिफस का फादर था, ये ऑडिफस का फादर, जोकास्टा का फर्स्ट हस्बैंड, ठीक है। और ऑडिफस जो है वो अननोनली अपने फादर को किल कर देता है, ठीक है, अननोनली अपने फादर को किल कर देता है। इसको नहीं पता होता कि मेरे फादर हैं, वो उनको किल कर देता है। और ये जो है वो थ्रू आउट जो है वो हम लोगों को पता चलेगा कि जो ये लियस का जो कैरेक्टर है ये क्यों ज़रूरी है ना, ये थ्रू आउट द स्टोरी हम इसको रीड करेंगे। इसके बाद हमारे पास है द मैसेंजर। मैसेंजर का कैरेक्टर है, मैसेंजर जो है ये कॉरिंथ से आता है। कॉरिंथ जो है इट्स अ सिटी, ठीक है, जिस तरह से थीब्स एक सिटी है ना, कॉरिंथ भी एक सिटी है, ठीक है। और कॉरिंथ जो है ये कॉरिंथ का एक मैसेंजर है, वहाँ से जो न्यूज़ जो है वो इधर से उधर वो लेके आता है। कॉरिंथ का जो किंग था वो पॉलीबस था, ठीक है, और उसकी क्वीन भी थी, और इन्होंने ऑडिफस को अडॉप्ट किया था, ठीक है, ऑडिफस को इन्होंने अडॉप्ट किया था। और आप ये कह लें कि इन्होंने ही ऑडिफस को पाल पोस के बड़ा किया। ऑडिफस को यही था कि यही मेरे असल पेरेंट्स हैं, जो कॉरिंथ के जो किंग और क्वीन है ना वही मेरे असल पेरेंट्स हैं। वो अपनी जो प्रोफेसी से भागने के लिए, अपनी फेट से भागने के लिए वो किंगडम छोड़ देता है, कॉरिंथ को छोड़ देता है, दोबारा से वहीं पे आ जाता है जहाँ पे वो पैदा हुआ था,
और ये जो मैसेंजर है यही न्यूज़ लेके आता है पॉलीबस की डेथ की, और आके फिर वो एक ट्रुथ रिवील करता है कि जो ऑडिफस है वो अडॉप्टेड था। ठीक हो गया। उसके बाद द शेफर्ड, शेफर्ड जो है ये बहुत एक कंपैशनेट और काइंड हार्टेड किस्म का इंसान था। जब ऑडिफस पैदा हुआ था तो उसके पैदा होने से पहले ही प्रोफेसी कर दी गई थी कि जो बच्चा पैदा होगा जो कास्टा से, वो अपनी फादर को किल कर देगा और अपनी मदर से शादी करेगा। ठीक है। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो इन्होंने उस बच्चे को लाइक जो लियस और जो कास्टा ने उस बच्चे को रखने से जो है वो इनकार कर दिया, और उन्होंने क्या किया कि उसके जो एंकल्स हैं ना, ठीक है, जो जो पैरों के एंकल्स होते हैं उनमें सुराख करवा दिए, होल करवा दिए, उसमें पायरिस करवा दिया, ताकि बच्चा जो है वो क्रॉल ना कर सके। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा क्रॉल नहीं कर सकेगा तो वो वहीं पे मर जाएगा। तो शेफर्ड से बोला गया कि तुम इसको ले जाओ, तुम मतलब उस माउंटेन के रास्ते से जाते हो, तुम उस बच्चे को बस वहीं पे छोड़ देना। ठीक है। तो जो ये शेफर्ड था ना, इसने क्या किया है कि बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट काइंड हार्टेड किस्म का इंसान था, तो इसने कहा कि एक बच्चे को मैं कैसे किसी जगह पे छोड़ सकता हूँ। तो इसने ये जो मैसेंजर था कॉरिंथ का, उसके हाथ ये बच्चा जो है वो कॉरिंथ भेज दिया, और फिर वहाँ पे जो ऑडिफस है वो कॉरिंथ में ही पला बड़ा। ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि स्टोरी जो है वो कैसे चलने वाली है। सो लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ ऑडिफस रेक्स। ये जो प्ले है ये स्टार्ट होता है थीव्स से। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि ग्रीस का स्टेट सिटी है। ठीक है, ग्रीस का स्टेट सिटी है थीव्स। यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो एक वबा फैली हुई है और लोग जो हैं वो मर रहे हैं, फसलें जो हैं वो नहीं उगती, एनिमल्स भी जो हैं वो भी वैनिश होते जा रहे हैं, जो वुमेन है वो चाइल्ड बियर नहीं कर पाती। ठीक है। अब ये जो था वो सिटीजन्स जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, और वो जो है वो ऑडिफस के पास आते हैं और आके अपने किंग से कहते हैं कि हमारी सिटी को बचा लीजिए। ऑडिफस जो है वो एक बहुत रिस्पेक्टेड रूलर था, और क्योंकि इसने पहले भी मॉन्स्टर से बचाया हुआ था अपने लोगों को, इसको ये था कि मैं अपने लोगों को फिर से बचाऊँ। ठीक है। ऑडिफस जो था वो डीपली कंसर्न था अपने लोगों को लेके, इसलिए इसने पहले ही अपने ब्रदर ने लॉ क्रियन को भेज दिया था ऑर्कल ऑफ अपोलो के पास। ऑर्कल ऑफ अपोलो इट्स अ काइंड ऑफ केव। ठीक है। केव के अंदर आप कह लें कि जहाँ पर एंशियंट ग्रीक में ना एक जगह है जहाँ पे आप ये कह लें कि अपोलो से जाकर लोग मिल सकते हैं, मिल नहीं सकते बट वहाँ पे जाके ना आप अगर अपना मसला पेश करें, उनको बताएं कि ये हमारे साथ इशू चल रहा है, तो वो आपको या तो उसका हल दे देते हैं। मतलब वो जो अपोलो गॉड है वो या तो आपको उस चीज़ का हल देगा, या फिर आपकी जो है वो प्रोफेसी करेगा कि अगर आप फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहे हैं तो वो प्रोफेसी वगैरह भी आपको बता सकता है कि आप जो हैं वो लाइक आगे आपके साथ क्या होने वाला है। जो क्रियन है वो ऑर्कल का जो मैसेज है वो वापस लेके आता है, और वो ये कहता है कि जो गॉड्स ने ये डिक्लेयर किया है कि जब तक जो फॉर्मर किंग था थीब्स का लियस, उसके जो मर्डर है, उसका जो मर्डर हुआ था, उसके कातिल को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक जो है ये वबा यहाँ से नहीं जाएगी, ये जो प्लेग है ये तब तक नहीं ख़त्म होगा। तो ऑडिफस जो है वो फ़ौरन से हुक्म दे देता है कि ठीक है, मैं जो है वो क्रिमिनल को फाइंड आउट करूँगा और उसको पनिशमेंट भी दूंगा। उसको पब्लिकली जाके अनाउंस भी कर देता है कि मैं जो हूँ वो कातिल को ढूंढूंगा और उसको सजा दूंगा, और उसको काफ़ी बुरा भला भी कहता है। ऑडिफस को इस बात के बारे में बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं होती कि वो खुद को ही कर्स कर रहा है। तो उसे जानने के लिए जो ऑडिफस है वो टाइरिसियस को मतलब बुलाता है। टाइरिसियस वही ब्लाइंड प्रॉफिट, ठीक है, उसको बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि सच क्या है ना, कि हम लोगों को बताओ कातिल जो है वो कौन है। तो टाइरिसियस जो है वो पहले तो सच बताने में बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है कि अब मैं किंग के सामने किस तरह से ये बात बोल सकता हूँ कि तुम ही कातिल हो। तो जो ऑडिफस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत शॉर्ट टेम्पर किस्म का बंदा था, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो उसने जो है वो गुस्से में उसको धमकियां देना शुरू कर दी जान की कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और सो ऑन, ठीक है, तो मैं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। तो उसने जो है वो बहुत हिम्मत करके उसको बताया कि यू आर द मर्डरर यू आर लुकिंग फॉर, कि तुम ही वो कातिल हो जिसकी तुम तलाश में हो। तो ऑडिफस जो है वो बहुत और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रिफ्यूज़ कर देता है कि तुम जो हो वो एक झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो मुझ पर, लाइक तो ये सारी की सारी तुम लोगों की चाल है, तुम क्रियन के साथ मिल चुके हो और क्रियन जो है वो मेरा थ्रोन चाहता है, मेरा तख्त चाहता है, इसलिए तुम उसके साथ मिल के तो मुझे जो है वो तख्त से हटाना चाहते हो। तो ये सारी की सारी जो तुम लोगों की है ना, ये एक प्लानिंग है। जब टाइरिसियस चला जाता है तो ऑडिफस जो है वो क्रियन को बुलाता है और उसको से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुमने सारा का सारा ये मेरे खिलाफ तुम चाल खेल रहे हो एक हिसाब से, और वो पब्लिकली जो है वो जाके क्रियन के पे इल्ज़ाम लगा देता है बेट्रेयल का, ठीक है, कि तुम मेरे साथ जो हो वो डिसलॉयल हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ठीक है। जो क्रियन है वो बहुत कामली खुद को डिफेंड करता है और आर्ग्यू करता है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, ठीक है, लाइक जो मेरा रुतबा है इस टाइम मैं उस पर खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये जो तुम्हारी मतलब सारे जो किंगडम है ना, लाइक मुझे थ्रोन का मुझे नहीं शौक इतना कि मैं अपने जो है वो शोल्डर्स को बर्डनाइज करूँ, मतलब खुद जो है वो बर्डनाइज हो जाऊँ, तो मुझे इस चीज़ का कोई शौक नहीं और ना ही मुझे तख्त चाहिए। अब ये जो आर्गूमेंट हैं मतलब वो बहुत इंटेंस हो जाते हैं। तो जो कास्टा आती है, जो कास्टा आके जो है वो ऑडिफस
ऑडिफस की वाइफ और जो क्रियोन की सिस्टर है वो आती है। वो आके तो पूछना शुरू करती है कि यार क्या हुआ है। तो ऑडिफस को वो बहुत काम करने की कोशिश करती है कि रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, बात जो है वो आराम से भी हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि वो उससे आगे पूछते हैं कि तुम इतने डिस्टर्ब क्यों हो। तो सब कुछ जानने के बाद जो कास्टा जो है वो भी अपनी फिर प्रोफेसी बताती है, ठीक है। जो कास्टा जो है वो पास्ट के बारे में बताती है, प्रोफेसी बताती है कि कैसे जो है वो प्रोफेसी हुई। अब वो जो है वो सब कुछ बताती है कि जैसे ऑर्कल ने बताया ना, वो उस ऑलरेडी पहले भी ये प्रिडिक्ट कर चुका है कि जो मेरा हस्बैंड किंग लोइस है उसको उसका बेटा कत्ल करेगा, ठीक है, उसको उसका बेटा कत्ल करेगा। इसी वजह से कि ये ना हो तो लीस ने ये ऑर्डर दिया था कि जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ था, वो हमारा बेटा पैदा हुआ था, तो हमने उसको छोड़ दिया था माउंटेन पे मरने के लिए, ठीक है। और उस बेबी के एंकल्स में पायरेसिंग करवा दी थी और उनको आपस में बांध दिया था ताकि वो चल फिर ना सके ना, मतलब क्रॉल ना कर सके। और जब वो वहां पर क्रॉल ही नहीं कर सकेगा तो वहीं पे माउंटेन पे मर जाएगा, और वो अब तक तो वो मर चुका होगा, वो तो जिंदा ही नहीं होगा। जो कास्टा को वो जो था वो इस चीज़ पे बिलीव हो चुका था, जो प्रोफेसी है वो फेल हो चुकी है। और ये जो है जो चाइल्ड है वो अब तक मर चुका है, और जो किंग लोइस है वो तो उस किसी डाकुओं ने उनको मारा था, जहाँ पर 3 रोड्स मिलते हैं, ठीक है। अब थीव्स में एक ऐसी जगह है, थीव्स के जो बाहर है ना, थीव्स के बाहर एक ऐसी जगह है जहाँ पर 3 रोड्स मिलते हैं, ठीक है। 3 रोड्स मिलके एक सड़क बनाते हैं, तो उस जगह पर किंग लेस का कत्ल हुआ था। तो उसने ये कहा कि उनको तो डाकू पड़े थे, मतलब रॉबरी हुई थी, तो तब वो जो थे उनकी डेथ हुई है, किसी ने उसको कत्ल किया है, तो ये तो प्रोफेसी गलत साबित हो गई है। तो वो बहुत रिलैक्स थी, ऐसा नहीं हो सकता। जो कास्टा है सारे के सारे जब सर्कमस्टांसेस डिस्क्राइब कर रही होती है लेस के कैसे उसकी डेथ हुई, तो ऑडिफस जो है वो सडनली अनईजी फील करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको वो सारी की सारी बातें जो है वो फेमिलियर लग रही होती हैं कि ऐसा तो हुआ है कभी, ठीक है। लाइक उसको थोड़ा बहुत उसको फेमिलियर लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद ऑडिफस जो है वो भी अपनी बीवी को अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहीं कहता है कि मैं कॉरिंथ में जो था वो बड़ा हुआ, किंग पॉलीबस और क्वीन मेरूप ने जो है वो मुझे बड़ा किया, लाइक वो मेरे पेरेंट्स हैं। ऑडिफस को यही था कि यही मेरे रियल पेरेंट्स हैं, पॉलीबस और मेरूप जो हैं, जो कॉरिंथ के किंग और क्वीन थे, वो मेरे रियल पेरेंट्स हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कॉरिंथ में जो था वो बड़ा हुआ, एक दिन मैंने जो है वो रूमर्स ये सुनी कि मैं अडॉप्टेड हूँ, ठीक है। अभी सच्चाई को जानने के लिए मैं ऑरेकल ऑफ अपोलो के पास में गया, और वहां से जाके मैंने जो है वो मैंने कहा कि चले मैं पूछ के आता हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है। मेरे सवालों के जवाब देने के बजाय ऑरेकल ने मुझे ये प्रिडिक्ट किया कि तुम अपने फादर को किल करोगे और तुम अपनी मदर से शादी करोगे। अब क्या होता है कि वो ऑडिफस जो है वो इसी में वो जो कॉरिंथ है ना उसको छोड़ देता है, ताकि वो इस प्रोफेसी को झूठा साबित कर सके, लाइक वो फेल हो जाए ना वो प्रोफेसी के, वो कैसे पॉलीबस को मार सकता है, अपने फादर को कैसे मार सकता है, और मेरूप अपनी माँ से कैसे शादी कर सकता है। तो अपनी इस जर्नी के दौरान ना उसका एक जो इनकाउंटर होता है नोबल मैन से, ठीक है, और साथ में उसके कुछ सिपाही भी साथ थे, ठीक है, उसके जो कुछ आदमी भी साथ थे, वही जहाँ पर 3 रोड्स मिलती हैं, क्रॉस रोड्स में। और वो उसमें उनकी लड़ाई होती है। ओडिफस जो है वो उस नोबल मैन को मार देता है, और उसके बहुत ज़्यादा सर्वेंट्स को भी, और सिर्फ 1-2 हैं सर्वेंट्स वो बचते हैं, ठीक है। जैसे वो स्टोरी बता रहा होता है ना, तो उसको रियलाइज़ हो रहा होता है कि ये प्लेस, वो सारे सर्कमस्टांसेस, ये तो मैच हो रहे हैं लेस के डेथ के साथ। फर्स्ट टाइम जो है वो ओडिफस को डर लगना शुरू होता है कि हाँ शायद मैं ही कातिल हूँ। अब एक बंदा बचा था जब लेस पे अटैक हुआ था ना, लाइक वही जब उसने कत्ल किया था ऑडिफस ने अपने फादर का, लेस का एक आदमी उसका बच गया था। ऑडिफस ने उसको ऑर्डर किया कि उसको जो था ना वो लाया जाए, एक शेफर्ड था वो, ठीक है। उसको जब लाया गया तो उसको इस बात की उम्मीद थी कि हाँ अब सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। हाँ, उस शेफर्ड का वेट करते हुए ना जो टेंशन है वो और ज़्यादा बढ़ती गई, तो ऑडिफस जो है वो बहुत ज़्यादा एंशियस होता गया, और उसको इस चीज़ के लिए उसको डर लगना शुरू हो गया कि हो सकता है जो टाइरीसियस ने बोला है वो सच हो। अब इस मोमेंट पे एक मैसेंजर आता है कॉरिंथ से, ठीक है, वही मैसेंजर की बात हो रही है। वो आके न्यूज़ देता है कि जो किंग पॉलीबस है उसकी डेथ हो गई है। फर्स्ट टाइम जो है वो ऑडिफस को थोड़ा सा रिलीफ जो है वो फील होता है कि ठीक है चलो ये प्रोफेसी तो गलत साबित हुई ना। पॉलीबस जो है उसकी डेथ नेचुरली हुई है, मैंने उसको कत्ल नहीं किया, लाइक मैंने अपने बाप का कत्ल नहीं किया। तो लेकिन उसके अभी भी ये वाली वरीज बाकी थी कि वो अपनी मदर से शादी करेगा ना। तो उसके बाद ये होता है कि जो मैसेंजर है वो बाद में उसको एक कुछ और भी बताता है। पॉलीबस और मेरूप जो हैं वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं थे ऑडिफस के। बहुत सालों पहले इसने डिस्कवर उन्होंने जो है एक बच्चा था, एक जो कि एक शेफर्ड लाया था, थीबन का एक शेफर्ड था जो कि कॉरिंथ में लाया था, और फिर उसके बाद जो है वो कॉरिंथ की रॉयल फैमिली ने उस चाइल्ड को अडॉप्ट किया, और वो ऑडिफस ही था। जैसे ही जो कास्टा जो है वो ये सारा कुछ सुनती है, तो उसको फिर सारी की सारी बातें समझ में आना शुरू हो जाती है कि अब तो कुछ गलत होने वाला है। तो उसको जो है वो रियलाइज़ हो जाता है कि लाइक जो हम लोगों ने जिस बच्चे को छोड़ दिया था वो यही बच्चा है, ठीक है, लाइक ऑडिफस ही है। वो ना ऑडिफस से कहती है कि तुम ना इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर दो, मजीद इन्वेस्टिगेशन मत करवाओ। ऑडिफस जो है वो इनकार कर देता है।
उसके बाद जब वो शेफर्ड जो है चरवाहा वो आ जाता है उसके ऑडिफस के सामने, और पहले तो वो उसके सवालों के जवाब देने से इनकार कर देता है, लेकिन ऑडिफस जो है वो उसको फिर से वही जो होता है ना, उसको थ्रेट करने की कोशिश करता है कि उसको जान की धमकी देना शुरू कर देता है। फिर वो जो है वो अपनी ज़ुबान खोलता है। फिर शेफर्ड जो है वो एडमिट करता है कि मैंने किंग लेस और क्वीन जो कास्टा को सर्व किया हुआ है, ठीक है, मैं मतलब इनके वो जो अटेंडेंट है ना उनमें से एक हूँ। ये वो कंफर्म करता है कि जो बेबी इन्होंने मुझे दिया था कि इसको माउंटेन पे छोड़ आना, वो जो था वो इसने वो जो था वो मैंने कॉरिंथ के किसी मैसेंजर को दे दिया था, ठीक है, तो वो कॉरिंथ में चला गया, ठीक है, मैंने उसको माउंटेन पे नहीं छोड़ा था। अब इस मोमेंट पे जो सारे पजल के पीसेस थे वो आपस में कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और ऑडिफस जो है वो बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो जाता है अपनी उस ट्रुथ से, ठीक है, उसको समझ आ जाती है कि वही लेस और जो कास्टा का बेटा है, जो उसने जिस नोबल मैन को किल किया था वो उसका फादर लेस था, उसने अपनी मदर से शादी की थी, वो प्रोफेसी जिससे उसने पूरी अपनी ज़िंदगी भागने की कोशिश की, वो प्रोफेसी पूरी हो चुकी थी। अभी जो ऑडियंस हैं यहाँ पे एक हिसाब से आप ये कह लें कि इस यहाँ पे एक वो ट्रेजिक आयरनी आई है इस प्ले में, कि हर एक एक्शन जो है जो ऑडिफस अवॉइड कर रहा था, कि वो अपनी फेट पे जो भी इसको बताया गया था कि तुम्हारी ये फेट होगी, उससे बचने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, बट एट द एंड वहीं पे हुआ कि जो उसकी फेट थी वही उसको मिली, ठीक है। अब उस शेम की वजह से ना जो कास्टा जो है वो जल्दी से पैलेस की तरफ जाती है, और जाके अपने मतलब उस ट्रुथ को जो है वो बेयर नहीं कर पाती और खुद को हैंग कर लेती है, लाइक सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। और फिर बाद में कुछ टाइम के बाद जो है वो मैसेंजर जो है वो रिपोर्ट कर देता है उसकी डेथ ऑडियंस के सामने। जो ऑडिफस जो है वो एंटर होता है जब पैलेस में, तो वो डिस्कवर करता है जो कास्ट्रा की बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है, और वो भी हक्का बक्का रह जाता है, ठीक है। अब इसी अमल में सारे में तो वो क्या होता है, वो ना उसके ड्रेस से जो ब्रोच है ना वो उतारता है, ठीक है, ब्रोचेज उतारता है और उसको अपनी आंखों में मार लेता है और खुद को ब्लाइंड कर लेता है, ठीक है। क्योंकि उसके जो भी वो अपने वो कर चुका था ना, जो कुछ भी एक्शंस वो कर चुका था वो अनबेरेबल थे उसके लिए, तो वो नहीं चाह रहा था कि अब जो भी आगे उसके साथ होगा वो उसको देख सके। थ्रू आउट द प्ले जो ऑडिफस है उसके पास फिजिकली साइट तो थी उसकी, लाइक उसको नज़र आता था, उसकी आंखें काम करती थी, लेकिन उसके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ठीक है। अब जब उसको पता चल गया कि ट्रुथ क्या है, तो उसने फिजिकली ब्लाइंडनेस को जो है वो चूज़ किया। अब यह जो है ये एक पावरफुल सिंबल है ग्रीक ट्रेजेडी में। अब ऑडिफस जो है वो थीब्स के लोगों के सामने जाता है, ठीक है, और जैसे शुरू में था कि वो बहुत पावरफुल था, दूसरों को ब्लेम करने वाला, अब वो खुद किसी को ब्लेम नहीं कर रहा था, अब वो उसने सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली, जो कुछ भी हुआ था कि ये इसका सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं लेता हूँ, मैं ही कसूरवार हूँ। फिर वो क्रियोन से कहता है कि वो उसको एग्जाइल कर दे थीब्स से। जाने से पहले जो ऑडिफस है वो अपनी बेटियों से मिलता है, ठीक है, इसकी 2 बेटियां भी थी जो कास्टा से, एंटीगॉन और इज़मेन, और ये जो है वो बहुत एक डीपली मीटिंग होती है इनकी। ऑडिफस जो है वो उनको गले लगाता है और बहुत ज़्यादा रोता है, और साथ में उसके दिल में एक ये भी डर होता है कि इनकी जो बर्थ के सर्कमस्टांसिस है, लाइक कि ये लोग कैसे पैदा हुए हैं ना दोनों, उस पे भी बहुत ज़्यादा उसको शेम फील हो रही थी। तो उसके बाद वो क्रियोन से कहता है कि मेरी बेटियों का ख्याल रखना, और फिर उसको थीब से एग्जाइल कर दिया जाता है, वो चला जाता है। अब एंड जो है वो प्ले का किस तरह से होता है कि जो क्रियोन है वो बन जाता है न्यू रूलर बन जाता है थीब्स का, ऑडिफस जो है वो एग्जाइल कर दिया जाता है, उसके पास कुछ भी बाकी नहीं बचता, ना उसका तख्त, ना उसकी वाइफ, ना पेरेंट्स, ना उसकी आंखें, ना ऑनर, ना हैप्पीनेस। उसके बाद जो कोरस हैं वो फाइनल लेसन बताते हैं प्ले का, ठीक है, और उसमें जो है वो ये कहते हैं कि नो मॉर्टल शुड बी कंसिडर्ड truly happy until the end of life, because the fortune can change suddenly and suffering can strike at any time। इसका ये मतलब है जो भी इंसान इस दुनिया में आया है ना, ज़रूरी नहीं है अपनी पैदाइश से लेके अपनी मौत तक वो खुश ही रहे, क्योंकि जो फॉर्चून है वो कभी भी हिट कर सकती है और कभी भी उसकी जो किस्मत है वो बदल सकती है। लाइक अगर वो अनहैप्पी है तो वो हैप्पी भी हो सकता है, और अगर वो हैप्पी है तो वो अनहैप्पी भी हो सकता है। यहाँ पे ऑडिफस का एक ट्रेजिक एंड होता है, एक वो इंसान जो मॉन्स्टर्स को जिसने डिफीट किया, अपने किंगडम को सेव किया, लेकिन फिर भी वो अपनी जो फेट है, अपनी जो डेस्टिनी है, उससे उसने एस्केप हासिल नहीं किया। भले ही उसने बहुत कोशिश की, लेकिन हर उठाया हुआ कदम उसको उसकी जो फेट थी, जो प्रोफेसी थी, उसके करीब ही लेके गई। मेरे ख्याल से आज की ये वीडियो काफ़ी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। इसके जो थीम्स हैं वो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।